एग्रीविजन 2022 सिक्स नेशनल कन्वेंशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इवेंट का आयोजन एपी शिंदे ऑडिटोरियम एनएएससी कॉम्प्लेक्स आईसीएआर पूसा न्यू दिल्ली में किया गया, जिसमें कृषि संस्थानों के छात्रों और प्रसिद्ध व्यक्तियों की भागीदारी देखने को मिली। आपको बता दें, इस सम्मेलन का विषय कृषि स्थिरता और प्राकृतिक खेती पर आधारित रहा। तो वहीं इस कार्यक्रम में कृषि जागरण से बातचीत के दौरान डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, अभी अगले हफ्ते ही जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी अगले हफ्ते हम फिर यहाँ मीटिंग है हमारी एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी की। उसमें देश में जो नए नए काम कर रहे हैं उन सबको, जो एंटरप्रेन्योर हों या स्टार्टअप हों, उन सबको हम यहाँ बुला रहे हैं। और हर साल एक स्टार्टअप चैलेंज भी हम करते हैं, या जो नई इनोवेशन है उनके बारे में भी आता है, और बाकायदा उनको सरकार सम्मानित भी करती है, और अगर की मदद की आवश्यकता तो वो भी उनके लेके आता है। सर, एनिमल हस्बेंड्री में जैसे अगर हम बात करें पशुपालन या हर चीज़ की, आपने देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा आए और अब स्टूडेंट्स एक तरीके से उसमें बढ़ भी रहे हैं आगे तरीके से। तो अगर उनसे भी आगे की जनरेशन्स को हम देखें तो उनको आप मतलब क्या तरीके से मैसेज देना चाहिए? मैं तो अभी का कनेक्शन स्टूडेंट से बेसिकली। मैं तो देखिए, एग्रीविजन की एक अच्छी बात है कि कम से कम एक फोरम बना है। फोरम गवर्नमेंट से भी बात कर सकता है और किसान से भी कहीं ना कहीं बात कर सकता है। और आने वाला समय ऐसा है कि सबसे बड़ी संभावना या अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में होने जा रही है। बदलते वक्त के साथ ये प्रोफेशन सबसे ऊपर होगा। और साथ ही इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, डायरेक्टर जनरल आईसीएआर ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हर एक साल जैसे बताया गया, एग्रीविजन अपना कार्यक्रम करते आया है और 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज हो रहा है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अक्सर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहने के लिए प्रयास भी किया है, और आज का ये कार्यक्रम इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं कि प्राकृतिक कृषि, आधुनिक तकनीक, इसका समन्वय और समावेश कैसे हो, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि भारत की कृषि जैसे बताया गया पूरे विश्व के लिए वरदान साबित हो और विश्व का जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सक्षम हो। एक बहुत गंभीर विषय है कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने जितना खाद्यान्न उत्पादन करते हैं हमारी आवश्यकता से काफ़ी ज़्यादा है। 6 गुना ज़्यादा उत्पादन हमारे बढ़ी है खाद्यान्न उत्पादन में। 1950-51 के साथ तुलना करेंगे 6.5 गुना बढ़ी है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और टेक्नोलॉजी किसान भाइयों के पास पहुंचा है और किसान भाई बहन उसका इस्तेमाल किए हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों ने भारत सरकार की जो नीतियां रहा है, और विशेष रूप में पिछले 6-7 साल में, 8 साल में आप सब लोग देख रहे हैं किस तरीके से लगातार सम्माननीय प्रधानमंत्री जी कृषि को दिशा दे रहे हैं, अपने विजन देते हुए कैसे इसको गति दिए हैं। जो प्रगति हो रहा था और तेजी से प्रगति कृषि क्षेत्र में हो रहा है। और आप ये जानते हैं कि कोविड के बावजूद हमारे वृद्धि का दर 3.5% से ज्यादा रहा, और ये विश्व में ये अतुलनीय है। और ये भारत सरकार के नीति नियम और तो वहीं वहां आए एमिनेंट स्पीकर्स ने प्राकृतिक खेती को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, इस विषय पर कृषि जागरण से चर्चा की। विजन जो है ये प्रोग्राम अभी कर रहे हैं यहाँ पर, जो नास कॉम्प्लेक्स में आयोजन हो रहा है 2 दिन का 20-21 मई में। ये जो है विशेष तौर पे जो हमारे छात्र छात्राएं कृषि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में जहाँ पर कृषि की पढ़ाई होती है उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें जो विषय चुने गए हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। और आज के लिए जो एक हमारे पूरे देश में एक ख़ास तौर पर नेचुरल फार्मिंग की हम बात करें, प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं तो इसमें की बहुत आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद इस पर जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हमारे पूरे देश में हम आत्मनिर्भर बने
और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ा जाए। नीति आयोग ने भी इस पर जो है खास विशेष ध्यान दिया है और हम लोग जो हैं कृषि विश्वविद्यालयों में भी इसके पाठ्यक्रम जो है बनाना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले समय में जो है जो प्राकृतिक खेती की हम आज बात करते हैं, बहुत साल पहले भी हम लोग करते थे, पर जैसे कि प्राकृतिक खेती और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन दोनों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। प्राकृतिक खेती तो हो रही थी, मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जब तक उसमें नहीं मिलाया जाएगा, ताकि जो हमारी मिट्टी है उसका जो गुणवत्ता बढ़े। सालों से हम उसमें उपज ले रहे हैं, उसमें हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो उसकी जो उपजाऊ शक्ति वो ख़त्म हो गई है। उसमें जो है विशेष तौर पर जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगाकर और नेचुरल खेती करेंगे तो कृषि की जो वो भी बढ़ेगी, शक्ति उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा, और ये बहुत आवश्यक है। और ये जो विषय चुना है इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का, ये विषय हमारा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और मैं तो कहूँगा कि बल्कि अगर हमें सफलता मिलती है इसमें, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी इसमें हो सकता है। हमारा जो प्राकृतिक खेती है, इसमें क्या इसका प्रारूप होना चाहिए, किस तरह से इसको शिक्षा में जोड़ा जाए, किस तरह से इसमें आगे की रणनीति हो, तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक विषय है जो कि एग्रीविजन ने इस प्लेटफॉर्म पर 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस के लिए रखा है। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जैसे ICAR ने भी फिलहाल में लाइक नेचुरल फार्मिंग का कोर्स डाला है अपने एजुकेशन में, तो इसके अलावा और किस एरिया में आप या ICAR देख रहा है कि इसमें भी हम डाल सकते हैं नेचुरल फार्मिंग के अलावा? हाँ, नेचुरल फार्मिंग के अलावा नेचुरल फार्मिंग के लिए तो अभी हम लोग कोर्स डेवलप कर रहे हैं, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जल्दी अगले सत्र से इसको हम लागू करें अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हमने शुरू किए हैं जो कि मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने एक डिप्लोमा शुरू किया है IoT बेस्ड और ड्रोन्स के ऊपर, जो कि काफ़ी हमारे एक विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। इसी तरह के और बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल तक के जो है कोर्सेज शुरू किए हैं, जिसमें अभी हमने जैसे कि आपका ऑर्नामेंटल फिश कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर हमने शुरू किया प्रोग्राम जो है हमारा। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है आपका, या वर्टिकल फार्मिंग करनी है, एक्वापॉनिक्स है आपका, हाइड्रोपोनिक्स है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम छोटे छोटे, मशरूम रेजिंग है, हनी बी कीपिंग का, हनी बी कीपिंग के ऊपर एक हमने इस तरह का प्रोग्राम शुरू किया है जहाँ पर आप टारगेटेड एक जो हनी बी होती हैं जो पॉलिनेशन का काम करती हैं, तो उनके पंख में आप इस तरह के पॉलेंस लगा सकते हैं कि वो जब जाकर हनी लेके आएंगी तो वो पॉलिनेशन उसी पॉलन से हो जिसको आप चाहते हैं, तो एकदम कंट्रोल पॉलिनेशन के लिए। तो ये कैसे ट्रेनिंग करनी है आपको, हनी बी में क्वीन कैसे पैदा करनी है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, क्वीन की ब्रीडिंग कैसे करानी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे एक बार सीखते हैं तो उसमें बहुत आकर्षित होते हैं। और उसी तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें एनिमल साइंस में, वेटनरी साइंस में, फिशरीज़ में ब्रीडिंग के लिए, फिशरीज़ में जो नई टेक्नोलॉजी हैं उन सब के लिए हम लोग इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं। एग्रीविजन से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और ये स्टूडेंट्स का स्टेक होल्डर्स से ऑब्जर्वेशंस वगैरह लेके एक पॉलिसी तैयार कर लेती है, गवर्नमेंट तक ले जाती है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हर साल जब ये 2 साल के बाद ये कार्यक्रम होता रहता, उसके माध्यम से ये सरकार तक पहुंचते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि एग्रीविजन ने ये जो भी ऑर्गेनाइज किया है, इससे कौन सी परेशानी है जो अध्यापकों की या किसी और की फार्मिंग कम्युनिटी के लिए ऐसा वो चेंज हो जाएगी? नहीं, परेशानी नहीं, हर तरीके से एग्रीकल्चर एजुकेशन सुधर जाता है तो पूरा अनुसंधान भी सुधर जाएगा, बाकी प्रचार प्रसार भी सुधर जाएगा, किसान को बहुत फ़ायदा होगा इसमें खेती करने में। और सर, स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या, आपने वहाँ पे जो भी इतना कहा उसका भी? स्टूडेंट्स के लिए क्या है, हर स्टूडेंट ये चाहता है डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी मिल जाए। वो ज़माना चले गए, अभी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। 1% सर्टिफिकेट होल्डर्स का भी जॉब नहीं मिल सकता। 99% एंटरप्रेन्योरशिप माइंड सेट करके और जो स्टार्टअप करने के लिए शुरू करना चाहिए, स्किल एक्वायर करके। तो सर, ये मतलब जो
होती है चीज़ें कि उनको खुद स्टार्टअप एक्वायर करनी चाहिए नॉलेज। ये कुछ लोग होते हैं जिनको, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई ये नहीं होता, लाइक अगर हम फार्मर्स के बच्चों को ले लें तो उनको नहीं होता इतनी नॉलेज, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो कहाँ से लाइए? नहीं, उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज कृषि विश्वविद्यालयों में चला रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, वो ला के स्किल एक्वायर कर सकते हैं। और उसमें इको टूरिज्म के लिए 3 महीने का कोर्स, बैम्बे वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सा कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से थ्योरी भी पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। उसके बाद सक्षम हो जाते हैं, अपना स्टार्टअप करके बिजनेस शुरू कर सकते हैं। I'm Dr. Bharadwaj, a principal scientist and chickpea breeder from IRI. Is that I have been awarded with Eminent Scientist Award, and basically it's quite pleasurable to be here. It is scientifically scintillating, and more important is it is looking towards conserving of the soil, the ways we integrate modern technological aspects for natural as well as organic farming. Basically, I was awarded this looking at my scientific output. It related to the release of 17 chickpea varieties. When we look into that, we have for the first time in the world developed 2 chickpea varieties, Pusa chickpea Manav and Pusa chickpea 10216. These are genomic assisted breeding varieties. They have very high yield. The yield levels of Pusa chickpea Manav are almost 4 tons per hectare and has been dubbed as a super chickpea variety. With this development of genomic assisted bred varieties, India became number 1 in the world to herald use of new technology for development of varieties. It was quite scintillating as well as elating experience, but more than that, it made me more committed to work towards farmers' welfare, and I really thank the organizers, the AgroVision and Indian Council of Agricultural Research, who have chosen me for this award. तो ये बड़े पैमाने पे कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुरू किए गए हैं, और इसमें जो जरूरी प्रशिक्षण है, लोगों को जागरूक करने का काम है, वो विभिन्न प्लेटफॉर्म पे हम करने का प्रयास करते हैं। साथ ही जो कृषि विभाग है उसने भी बड़े पैमाने पर डिजिटल फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम बनाया है। और जो विगत पिछले 6 सालों की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें क्षेत्रफल बड़ी तेजी से बढ़ा है, और जो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट है वो लगभग 23% तक रही ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपने देश में। लगभग 26 लाख हेक्टेयर एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरे देश में जोड़ने में हम सफल हुए हैं, और ये जो वृद्धि है वो 322% है पिछले 6 सालों के आंकड़े हमारे पास हैं। 2 योजनाएं हैं विशेष करके, एक परंपरागत कृषि विकास योजना है और दूसरा मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर लॉन्च स्टेज। ये दोनों योजनाएं हैं जिसमें प्रमुख रूप से हम काम कर रहे हैं, और लगभग 12 लाख हेक्टेयर एरिया और 15 लाख फार्मर्स को हम इसमें जोड़ने का प्रयास किए हैं और सफल भी हुए। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये लगभग 1600 करोड़ रुपए की योजना पूरे देश में लागू हुई है, और मुझे लगता है इसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ावा देने में सफल हुए। 30,000 से अधिक क्लस्टर्स हैं पूरे देश में जो बनाए गए हैं, 20 सेक्टर के एक क्लस्टर्स। और इसके बाद से जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जिसके अंतर्गत नेचुरल फार्मिंग का कवरेज करने का प्रयास किया गया है, इसमें भी 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल आच्छादित हुआ है जो आंकड़े हैं, और 8 राज्य इसमें शामिल हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरफ भी लोगों का रुझान है और आगे बढ़ने का प्रयास सब कर रहे हैं। ये पोर्टल भी डेडिकेटेड बना हुआ है नेचुरल फार्मिंग का और ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अपने विचार लोग साझा कर सकते हैं और वहाँ पर जो भी सूचनाएं और ज्ञान है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे ब्रांड्स भी विकसित हुए हैं, लगभग 12 ब्रांड्स विकसित हुए हैं आज आयोजन के द्वारा, जो कि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन ब्रांड से उन प्रोडक्ट्स को बेचने में सफलता हमें मिली है। दूसरा एक बड़ा अप्रोच है जो कि FPOs का है, और ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बने थे उसमें कुछ कन्वर्ट करके नेचुरल फार्मिंग के लिए भी किए गए हैं, और उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। और इससे जो दूसरी बात है कि बिजनेस
टाई अप्स हैं उसके लिए भी बिजनेस हाउसेज से और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से उससे भी जोड़ने का हमने प्रयास किया। दूसरा लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन एक बड़ा इशू है ऑर्गेनिक का, उसके लिए भी प्रयास किए गए हैं और लगभग 22,000 हेक्टेयर एरिया खास करके जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, जहाँ पर एग्रो केमिकल्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर प्रयोग करते हैं और जीएमओ क्रॉप्स का भी कोई प्रयोग वहाँ पर लोग नहीं करते हैं, तो उन एरिया को लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के अंतर्गत बनाने का प्रयास हुआ है। दूसरा जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, उसमें लगभग 400 करोड़ रुपए का संकल्प भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है और उसमें बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इसमें भी लगभग 1,53,000 किसानों को जोड़ा गया है और 1,55,000 हेक्टेयर एरिया इसमें आच्छादित है। एग्रीगेशन के लिए, कलेक्शंस के लिए, ग्रेडिंग पॉइंट्स के लिए, कस्टम हायरिंग और प्रोसेसिंग एंड पैकिंग फैसिलिटी, ये सब भी बनाने का प्रयास साथ में भारत सरकार ने प्रारंभ किया है और जो भी वैज्ञानिक उसके लिए पहलू है उसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थान और विश्वविद्यालय सहयोग कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन के द्वारा भी खास करके जिंजर और टर्मरिक जिसमें 100% बाईबैक नॉर्थ ईस्ट से किया जा सकता है, इसके लिए भी प्रयास शुरू किए गए हैं और बड़ी सफलता वहाँ से प्राप्त हुई है, क्योंकि जिंजर और टर्मरिक वहाँ पे बड़े पैमाने पर पैदा होता है, लेकिन जो किसानों को मूल्य मिलना चाहिए और जो ऑर्गेनिक का मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जिसे देने में सफलता मिली है। जो गंगा के किनारे हैं जिले, उनमें भी भारत सरकार ने योजना घोषित की है नमामि गंगे परियोजना के तहत, और उसमें भी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन जिलों में और जो संस्थान हमारे हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनको भी उसमें अपना योगदान देना है। एक ऐसे साथ मिल करके नेचुरल फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेज हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। ये ऐसी विधा है जिसको सब एक साथ मिल करके सीख भी रहे हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। रिसर्च भी, प्रदर्शन भी, ट्रायल्स भी और इसका एप्लीकेशन भी सब एक साथ ही शुरू हुआ है, इसलिए सबको इसमें ज़्यादा सजग रहने की भी जरूरत है और जो भी पद्धतियाँ बताई गई हैं उसको करने में जो सुझाव हैं या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे ड्रोन की भी चर्चा हुई और ड्रोन स्कीम भी भारत सरकार ने लॉन्च की है, जिसको कि पूरे देश में एक ही साथ करने का एक संकल्प लिया गया है। उसमें सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और विश्वविद्यालय भी और संस्थान भी शामिल हैं। तो इस एग्रीविजन के अवसर पर मैं अपनी तरफ से पुनः आप सबका स्वागत करते हुए विशेष करके माननीय अतिथि महोदय का आप हमारे बीच में आए और आपका सदैव भी हम लोगों को। आज सुबह से विषय चल रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन एनईपी में एक चीज का भी ध्यान रखना है, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन क्या होगी? मुझे कई बार लोग कहते हैं सर आपने देखा है कॉलेज की बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है, मैं कहता हूँ टीचर है कि नहीं? वो सर टीचर नहीं है। वैसे एजुकेशन क्या मतलब है? मैन पावर, मिनिमम स्टैंडर्ड। हमारे यहाँ वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई भी कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट है गवर्नमेंट, कोई भी अगर कॉलेज खोलता है तो उसको पहले स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेनी होती है, एसेंशियल सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद हम उसका इंस्पेक्शन कराते हैं। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के बाद उसके पास जो मिनिमम मैन पावर होता है उसके बाद ही हम उसको आगे बढ़ाते हैं। यानी क्वालिटी का काम आज तक इस देश में रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ठीक से किया है। इसके कारण ही आज चाहे एग्रीकल्चर एजुकेशन हो, चाहे वेटरनरी एजुकेशन हो, आज सुबह आपने देखा होगा कि भारत में अगर कृषि के क्षेत्र में, वेटरनरी के क्षेत्र में अगर कोई प्रयास हुआ है तो आज जो आप सब लोग बैठे हो उन्हीं के माध्यम से हुआ है। इसलिए आप सब अभिनंदन के पात्र। इसको रेगुलेट किया। भारत दुग्ध का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। भारत ने कई डिसीज बाहर की मेहनत करके, एग्रीकल्चर के लोगों ने इतना उत्पादन किया। आप इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी एजुकेशन में कि आप एक दो एजुकेशन को रेगुलेट नहीं होगी, चार एजुकेशन, ऐसा नहीं हो सकता। सबका महत्व है। इसलिए मेरा ये मत है, मैं तो एग्रीविजन के इस मंच से आप सभी एग्रीकल्चर के जो स्टेक होल्डर है जैसे उनसे अनुरोध करूंगा कि आप बहुत जल्दी एग्रीकल्चर के लिए भी कोई रेगुलेटरी, कोई न्यूनतम मानक तय करो। नीचे जाके वेटरनरी आपके एग्रीकल्चर एजुकेशन को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एग्रीविजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विषयों पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों को आयोजित करना है, जो देश की जरूरतों के लिए अनुकूल और यथार्थवादी साबित हो सके। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।